नमस्कार। न्यूज़र के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। योगी सरकार 2.0 ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। 2023-24 का यह बजट 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का है। पिछले साल के बजट यानी कि 6.15 लाख करोड़ से करीब 75,000 करोड़ रुपए अधिक का है। इस बजट में सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी ज्यादातर योजनाएं हैं। सरकार ने बजट में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। बजट के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि यह बजट यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर स्थापित करने के लिए होगा। यह बजट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए नींव साबित होगा। आज का बजट 6,90,000 से ज्यादा का है। साल 2016-17 में यह करीब 3,40,000 के आसपास का था। हमने बजट के दायरे को बढ़ाया है। बजट में क्या है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। पूर्वांचल के जिलों के लिए विकास के लिए 550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2023-24 के लिए जो जीएसडीपी में वृद्धि दर 19% अनुमानित है। साल 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो आज घटकर 4.2% हो गई है। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए 2,491 करोड़ 39 लाख की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ मेला 2025 में 2,500 करोड़ प्रस्तावित है। और आपको बताएं कि 16 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है। कन्हा गौशाला के निर्माण के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं। वहीं बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 600 करोड़ और पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 525 करोड़ प्रस्तावित है। गोरखपुर नगर स्थित गोड़धोडिया नाला एवं रामगढ़ताल के जीर्णोद्वार के लिए भूमि अधिग्रहण 650 करोड़ 10 लाख से ज्यादा का होगा। आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के आज के बजट में महत्वपूर्ण थीं और जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया। इस बजट से जो उम्मीदें थीं लोगों को, कितनी पूरी हुई हैं, कितनी नहीं हुई हैं, ये तो बाद में पता चलेगा कि लोग इसे किस रूप में देखते हैं। लेकिन आज जब हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से, तो उसमें हर चीज़ का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश की जाएगी कि इसमें आखिर और क्या है और किसको कितना मिला है, कितना मिलना चाहिए। जो बजट बना है वो वास्तव में क्या लोक लुभावन बजट है या फिर कुछ और ही है। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% का है। उन्होंने कहा है कि मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष है कि 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से अधिक रही है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास दर उत्साहजनक रहा है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी 14.4% थी। आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष है कि इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की लगभग 46,22,000 गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000
करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है, जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान का 95,125 करोड़ रुपए से 86,728 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्री टेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुधा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, रविंद्र सिंह सपा प्रवक्ता, आलोक शुक्ला आर्थिक सलाहकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो चुका है। इसकी तमाम जो बातें हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताई हैं सदन में। सबसे पहले हम आलोक शुक्ला जी के पास जाना चाहेंगे। आर्थिक सलाहकार हैं आप, और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश का बजट, भारी भरकम बजट कह सकते हैं इसको, पेश किया गया है, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? नमस्कार देवेंद्र जी, और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आपने हमको बुलाया है यहाँ पे। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल आ रही है, प्रॉपर आ रही है, अच्छी प्रकार से आ रही है जी। सर जैसे देखिए, जो ये बजट आया है, ये बजट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर मैं इसको बोलूं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी की बनना है, तो बजट सरकार ने इस तरह से दिया है कि इन्होंने सभी क्षेत्र कवर किए हैं, और स्टार्टअप को बढ़ावा भी दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ इन्होंने रोजगार पे काम किया हुआ है, ठीक है। पर्यटन को विभाग को दिया हुआ है, पर्यटन को इन्होंने बढ़ाया है, तो इन्होंने अपने सारे जितने क्षेत्र होते हैं लमसम इन्होंने कवर किया है इसमें। ठीक है, यानी कि एक आर्थिक सलाहकार के रूप में आप इसे अच्छा बजट मानते हैं, जिससे कि प्रगति के आसार नजर आते हैं। देखिए बजट अच्छा है, बजट बहुत क्लियर है कि अगर इन्होंने हर क्षेत्र को कवर किया है तो इससे जनता को ही फायदा होना है जी। और क्योंकि यूपी है, बहुत बड़ी स्टेट है, 8% जीडीपी देश को कवर करती है ये, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक कंसर्न था रोजगार। तो अगर एम्प्लॉयमेंट आएगा, अगर इंडस्ट्रीज आएंगी, अगर डेवलपमेंट होगा, एयरपोर्ट्स बनेंगे, सड़कें बनेंगी, तो रोजगार कहीं ना कहीं कवर होगा। बस इस चीज को ये करना है कि ये चीज सही प्रॉपर तरीके से जनता तक पहुंचे और इसका मैक्सिमम फायदा यहाँ की जनता उठा पाए। जी बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बजट को सपा किस नजरिए से देख रही है, किस रूप में देख रही है? देखिए, इस बजट से पहले भी 6 बजट पेश कर चुके हैं जी। इको आ रही है हमारे भी बहुत ज्यादा। जी ठीक है, इसे दुरुस्त कराने का प्रयास कर रहे हैं हम जी, जारी रखिए। और पिछले 6 जो बजट थे उसमें 30 लाख हजार करोड़ का प्रावधान था। जमीनी स्तर पर हालत बद से बदतर होते चले गए। अभी पिछले प्रवक्ता महोदय ने भी कहा कि नौकरियों की समस्या थी। 22-23 के बजट में 5,82,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। बहुत शर्म की बात है कि वर्तमान सरकार 50% भी नहीं खर्च कर पाई। इसको फिर हम 2 भागों में बांट दें तो पहली छमाही में 32% खर्च किया, दूसरी छमाही में 18 से 20% खर्च किया। अब आ जाते हैं कि अगर ऐसा ही करेंगे तो क्या जल कल्याण कर पाएंगे ये। अब एक नई बजट लेके आ गए 23-24 में, 7वां बजट है इनका ये, 6,90,000 करोड़ का। इस बजट के भाषण के दौरान वित्त मंत्री जी का जो फोकस था, वो फोकस था क्या किया है और अगले 5 वर्षों में क्या करेंगे, वर्तमान से एकदम दूर थे जी। 3 बड़ी इंडस्ट्री हैं जो हमारे बजट में कंट्रीब्यूट करती हैं। खाद्यान्न 16.5%, रियल एस्टेट
करीब 16%, मैन्युफैक्चरिंग करीब 12%। अगर आप ओवरऑल देख लेंगे बैठ के इस बजट को अलग अलग करके उन्होंने प्रस्तुत किया है, लेकिन ये तीनों इंडस्ट्री उपेक्षित रखी गई है, जबकि ये 40% के लगभग कंट्रीब्यूट कर देती है अकेले तीनों मिलके। इनको उपेक्षित रख दिया गया है। अब जो समस्याएं थी, क्योंकि जो बजट बनती है तो सरकार की वर्तमान जो समस्याएं प्रदेश में रहती है उसको लेके बनती हैं। तो समस्या थी, महंगाई चरम पर थी, प्रदेश का किसान बदहाल था, इतना बदहाल था कि इस बार गेहूं के सब्सिडी के बीज भी सरकार ने नहीं दिया। नौजवान बेरोजगार था, प्रवक्ता महोदय भी मान चुके हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर है और इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुए, ये स्वास्थ्य मंत्री जी ही बताते घूमते हैं। पिछले 6 बजटों में, इस बजट में भी शिक्षा का पूरी तरीके से व्यवसायीकरण कर दिया गया जी। पूरे बजट के दौरान पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, वनवासी की मूलभूत सुविधाओं पर कुछ भी नहीं कहा गया। खाली एक ओडीओपी लेके चले आए। तो ओडीओपी की सत्यता जानना होगा। सहारनपुर में जाइएगा तो पता लगा कि वहां की लकड़ी की इंडस्ट्री निकल के बगल में जगाधरी में चली गई। बरेली में प्लाई बनती थी, खत्म हो गई। मऊ में बुनकर थे, भदोही में बुनकर थे, खत्म हो गए। फिर इसके साथ जो समस्या थी प्रदेश में कि भ्रष्टाचार का आलम था, नौकरशाही पे कोई लगाम नहीं थी, इस पर कोई भी बातें नहीं बोली गई। खाली अभी पिछले क्या किया, आगे क्या करेंगे। अब नीति आयोग कैसे पोल खोल देती है इनका, नीति आयोग पोल खोल देती है कि गरीबी में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। ठीक है, यहाँ की 45% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। प्रति व्यक्ति वही हम जानना चाहते हैं आपसे बस एक लाइन में कि जो महंगाई है, किसानों की बदहाली है, बेरोजगारी है, क्या इस बजट से दूर होने की संभावनाएं हैं? नहीं, ये कॉरपोरेट के लिए गुजरात मॉडल पे बनाया गया बजट है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर में लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित है। ठीक है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा कॉरपोरेट की तरफ रहता है। ठीक है, पूरा कॉरपोरेट आधारित बजट है ये। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ सुधा मिश्रा जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे पास जुड़ी हुई हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सुधा जी कि कांग्रेस इस बजट को किस रूप में देख रही है? देवेंद्र जी, हर बार बजट आता है, उम्मीद की नजरें होती हैं उस पे, और उम्मीद पे खरा न उतरना ये भाजपा सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है। मैं 2 लाइनें कहूंगी मतलब जो भी हमारे लिए बजट आती है कि मोहब्बत के कई मानी है लेकिन ज्यादा सामने का सिर्फ तू है। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावटी रूप से कुछ भी कर ले। मैं संभावना करती हूँ, मैं चाहती हूँ इस प्रदेश के जनता के हित में कि जो ये कह रहे हैं वो कर पाए। लेकिन आपके सामने भी अभी 1 साल पहले कांग्रेस की बात, रविंद्र भाई ने सारी बातें तो कर दी आपके सामने कि फेल्योर कहाँ कहाँ रहा है। तो सफलता की बात तो करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जो आप पैसा ही नहीं खर्च कर पा रहे हैं, जो मद में पैसे खर्च करने थे, वो जब पैसे ही नहीं खर्च किए गए, पिछला नया बजट आ गया, बड़ी बड़ी बातें और बहुत लंबे लंबे लुभावने वादे होते हैं। एक बात आपने देखी होगी कि इनके बजट में जो भाषा बजट आर्थिक चीजों की होनी चाहिए वो लुभावनी बहुत होती है, और जो चीज लुभावनी होगी वो आप जानते हैं कि आर्थिक उसका जो परिप्रेक्ष्य होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पे जब आपको सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, बरगलाने के लिए आर्थिक रूपों को भी इस तरह किया जाएगा, जबकि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है, अगर हम इतना बेहतर कर रहे होते, उत्तर प्रदेश बन गया होता, तो शायद हम गरीबी में जो इंडेक्स दिखाया गया उससे हम किस नंबर पे हैं ये आप देख ही रहे हैं, ये सब ना होता। लेकिन मैं इस उत्तर प्रदेश की वासी होने के नाते तकलीफ इस बात की है कि जब हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं और चूंकि जनता को पेपर की हेडिंग दिखाई पड़ती है, उन्हें क्या पता, उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो आर्थिक सर्वेक्षण करेंगी, वो ढूंढेंगी पिछला क्या कहा था, इस बार क्या कहा। क्योंकि जनता के पास बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा इतना बड़ा है कि उनके पास वक्त नहीं है कि वो बैठे कि देखिए 22 में क्या हुआ था, 23 में कितना हुआ था, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये उनके पास वक्त ही नहीं है। तो उस जनता के बारे में आप सोचिए कि उस समय चुनावी माहौल था तो गैस सिलेंडर फ्री की घोषणा की गई थी दीपावली और होली में। आप
जानते होंगे कितना किसको क्या मिला, सिर्फ फायदा कहाँ होने वाला है इनको, वो किस हद पे वोट कैसे मिलेगा, उसकी राजनीति बेहतर कर लेते हैं। क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि ये बार बार राजनीति चुनाव के लिए रहते हैं, प्लानिंग, तो इनकी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग ये बजट के लिए नहीं होती है। ये सिर्फ जनता को गुमराह कैसे कर सकते, कैसे लुभावने वादे कर सकते हैं, कैसे छल सकते हैं, और बजट के नाम पे बड़ी बड़ी गरीबों, मजदूरों, किसानों, सबके लिए बड़ी बड़ी बातें आती हैं। लेकिन उस मद में किया जाने वाला व्यय, इसकी जब बात की जाती है तो सब कुछ टाइम फिर कुछ नहीं हो पाता है। और जो प्रदेश, मैं तो कहूंगी जो प्रदेश अपने पत्रकारों की इज्जत और सम्मान न कर पाए, उनको मारपीट के बाद हटाने की कोशिश करे, वो जनता की आवाज कहाँ सुनेगी? आपकी हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है तो जनता तो बेबस पड़ी हुई है, उसको तो झोपड़ी जला के मार दे रहे हैं, सुनने के वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जी आलोक शुक्ला जी, सवाल आपसे है, जैसा कि अभी रविंद्र सिंह जी ने कहा कि जो पिछला बजट था उसमें पहली छमाही में 32% ही खर्च हो पाए, और इस तरह से जितना बजट आवंटित था उतना बजट पूरा खर्च ही नहीं कर पाए, सरकार खर्च नहीं कर पाई, तो आखिर विकास कैसे होगा? और इसमें भी जो भी घोषणाएं की गई हैं, जो भी अनुमान लगाए गए हैं कि इतना इस पे खर्च किया जाएगा, यहाँ से टैक्स लिए जाएंगे, यानी कि आय व्यय का जो ब्यौरा है, क्या अगर जो ये ब्यौरा देख करके खुश हो जाएं, या फिर खर्च नहीं हुआ है तो इसकी क्या गारंटी है कि ये बजट जो है जिसमें खर्च के लिए अनुमान लगाया गया है कि इस क्षेत्र में इतना खर्च किया जाएगा, चिकित्सा क्षेत्र में इतना खर्च किया जाएगा, उसमें अगर जो खर्च ही नहीं हो पाएगा तो विकास होगा कैसे? देखिए, बहुत अच्छी चीज है, यहाँ सभी लोगों ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है ना। इसमें मैंने शुरुआत में यही कहा था कि बजट बहुत अच्छा है, 7 लाख करोड़ का बजट है, इसमें सारे सेक्टर इन्होंने कवर किए हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो इकोनॉमी हमारी बूस्टअप होगी जी। अब खर्चा नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि है ना, उनका एक काम होता है कि जनता को जो बजट दे रहे हैं उसके अनुरूप अवेयर करें और उसके साथ साथ उस पर कार्य भी करें, क्योंकि जब तक कि ये चीजें जमीनी स्तर पे नहीं उतरेंगी ना, तब तक रोजगार का सृजन नहीं होगा, इकोनॉमी बूस्टअप नहीं होगी, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। और रही बात डेवलपमेंट की, तो सर अगर हमें बात करना है, यूपी इतना बड़ा अपना देश है, प्रदेश है अपना, कि अगर वहां पे कृषि पे हम किसानों की आय नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, हम अगर किसानों को की इनकम को डबल नहीं कर पाएंगे तो तब तक हमारी जीडीपी ग्रो नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ रोजगार के लिए, जैसे इन्होंने बहुत सारे बोले कि डेवलपमेंट होगा, एयरपोर्ट में काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो ये जमीनी स्तर पे इनको लाना पड़ेगा। अगर जमीनी स्तर पे इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी तो रोजगार कैसे बनेगा? वहीं रहेगा जहां आज है। जी शुक्ला जी, एक सवाल आपसे कि ये पूरा बजट आपने देखा है और समझा भी है, महसूस भी किया है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कृषि रिसर्च के लिए बजट में क्या किया गया है? ठीक है सर, एक तो इन्होंने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, और कृषि में हम लोग को कुछ ना कुछ नई तकनीकी पे काम करना पड़ेगा, हमें किसानों को एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए सरकार को जो कदम उठाने पड़ते हैं, जो उससे संबंधित लोग होते हैं, वो प्रयास करने पड़ेंगे, तभी कृषि की इनकम बढ़ सकती है। जी, नवाचार करना पड़ेगा, उसके लिए रिसर्च होनी चाहिए, एक नई बातें आनी चाहिए रिसर्च से, जिससे कि बेहतर हो सके जीवन स्तर किसानों का, क्योंकि 60% से ज्यादा लोग जो हैं गांव में निवास कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए अगर जो जीडीपी ग्रोथ करना है तो किसानों की स्थिति को सुधारना होगा। लेकिन किसानों की स्थिति सुधरेगी कैसे? सवाल तो यहाँ ये है, खादों के दाम बढ़े हुए हैं, महंगाई है, जैसा कि अभी रविंद्र जी ने कहा है कि महंगाई ज्यादा है, उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या बजट में ऐसे कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिससे महंगाई कंट्रोल हो? शुक्ला जी आपसे, उसके बाद हम रविंद्र जी के पास आएंगे। अभी तो सर इसमें कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं नजर आ रहा है बजट में। जी, ऐसा कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा है। तो महंगाई कम नहीं होगी तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं रविंद्र जी?
सर्वप्रथम तो महंगाई पे अगर आप आ गए तो महंगाई के लिए आप देखिए कि बजट से ठीक पहले 20% किराया परिवहन निगम में बढ़ा दिया गया जी, और बिजली का बिल बिजली के बिल पर 23% बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। और एक समाचार आया मुख्यमंत्री के कार्यालय से कि 14 रुपया प्रति यूनिट बिजली खरीदने की तैयारी चल रही है। अब अगर पिछले साल पीक वैल्यू पे चले जाइएगा बिजली के, तो पीक वैल्यू मई जून मानी जाती है 24,000 मेगावाट की वैल्यू थी, और हमारे पास केवल 11,000 मेगावाट थे। 14,000 मेगावाट सेंट्रल पूल से खरीदा हम लोगों ने। हम भी जो अपनी बिजली का उत्पादन करते हैं, हम मजबूर हैं कि 5,000 टन वाला कोयला ना खरीद के 25,000 टन वाला अडानी का कोयला खरीदे। तो अगर निश्चित रूप से अभी परिवहन निगम का महंगाई बढ़ा दिया, बिजली का बिल महंगाई बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप पूछ रहे हैं महंगाई होगा तो रेप्लिकेशन इसका प्रभाव क्या होगा। जब महंगाई का प्रभाव आता है तो हर व्यक्ति पे आता है, वो चाहे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हो चाहे एकदम गरीब हो, और वह भोगने के लिए मजबूर हो जाता है। व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है जी, व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। यानी कि बजट की जो भी अवधारणाएं हैं वो टाइम फिक्स हो सकती हैं। जी सुधा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सुधा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आप एक महिला हैं और जो घरेलू महिला हैं वो बजट से पहले क्या सोच रही थी, और बजट जो पेश हुआ है उसमें उनको क्या नहीं मिला है जो वो सोच रही थी। जी, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में देवेंद्र जी कहा था जो प्रस्तावित चीजें 2022 की थी वही आज तक नहीं मिली, और उसमें कितना मद में खर्च हुआ 50% भी वो खर्च नहीं कर पाए। उस पर अभी रविंद्र भाई ने फोकस भी किया, इसलिए मैं आंकड़ों को फिर से नहीं दोहरा रही हूँ। जितनी चीजें वित्तीय रूप से प्रस्तावित की गई थी, चाहे वो कोई भी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या जो भी महंगाई कम होगी, ये होगी, जो भी बातें कही गई थी, तो सब्सिडी के नाम पे जो हमारे साथ धोखा हुआ कि पहले सब्सिडी आप लोग दान कर दीजिए, उसके बाद जो चीजें चली और अब आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, ये तो सरकारों की नाकामयाबी अपने आप बयां करती है। जब मैं महिला होने के नाते देखती हूँ तो शायद ही जिस घर के खर्चे को अगर 4-5 एक घर में व्यक्ति हैं, 4-5 लोग रह रहे हैं, तो हम बड़े आसानी से 10-15 हजार में घर का खर्चा चला देते थे, बहुत आसानी से। मतलब फल सब्जियां आप सब कुछ कर लो तब भी बहुत अच्छे से। लेकिन आज की देवेंद्र जी जो हालत है, ये राजनीतिक रूप से कोई कोटेशन नहीं है, जो हालत है कि जब मध्यम वर्गीय परिवार का वो पैसा जो 15 था वो बढ़ के 30-35 तक पहुंच गया, उससे कम में हो ही नहीं पाएगा। बच्चों की स्कूल फीस और स्टेशनरी की अगर आप बात करें, जीएसटी का जो रूप बढ़ा है, सामान के दाम नहीं बढ़ाए, सामान कम कर दिया गया है। पैकेट अगर आप देखिए तो पैकेट में तो कोई दाम नहीं दिखेगा आपको बढ़ता हुआ, पैकेट का सामान ही कम कर दिया गया है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का लाभ करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर बोझ डालने के लिए लोग कहते हैं कि रेपो आरबीआई की रेपो दर बढ़ गई, अभी बात करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जानते हैं ना कि जब रेपो दर बढ़ती है तो हमारे जितने भी लोन होते हैं, लोन अपने आप महीनों में आगे बढ़ जाते हैं, इस पे कोई चर्चा ही नहीं करता है। तो इस तरह हम पे बिना बचाए जो बोझ डाला जा रहा है। मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करें कि आपके देश में गरीब मध्यम वर्ग जो परिवार है वो इतना ज्यादा है क्योंकि उनके पास सम्मान से जीने का एक होता है ना कि जीना है, सिर्फ जीना है, तो हम नीचे नहीं आ सकते, हम भीख नहीं मांग सकते। ये तो 80 करोड़ की जो बात करते हैं, अन्न दे रहे हैं, ये चाहते हैं 140 करोड़ जनसंख्या भीख मांग के ही खाए, इनके ऊपर ही आश्रित रहे। जिस तरह से इन्होंने लोगों को, गृहिणियों की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह से बोझिल कर दिया है कि हम जो पैसे बचा लेते थे वो बचाए पैसे लोग निकाल लिए काले धन के नाम पे, जितना जिसके पास रखा होता वो तो ले ही गए, उसके पास ऐसा भी नहीं छोड़ा कि कोई बचा पाए। और ये सिर्फ मेरा दर्द नहीं है, ये हर घर की उस महिला का दर्द है जो अपने बचाए हुए पैसों से अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च किया करते थे या बच्चों के भविष्य के लिए खर्च किया करते थे। वो सारे पैसे इन लोगों ने उठा के काले धन को सफेद बना के अपने अपने घर भर लिए। कुछ नहीं हुआ नोटबंदी के बाद, लेकिन आज भी धन बचाने की आवश्यकता तो पड़ी नहीं रही है क्योंकि धन ही नहीं है, न धन है न धान में है। महंगाई की मार इतनी ज्यादा है कि हमारी रसोई कैसे जलती है,
हम तो फिर भी कर लेते हैं किसी न किसी तरह से। उस गरीब जो हमारे यहाँ काम करने लोग आते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी सब्जियां जो एक थी ना वो भी कम हो गई हैं। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हम गरीबों को कह तो रहे हैं कि अनाज दे रहे हैं, लेकिन आपने उसकी थाली से दाल छीन ली, सब्जी छीन ली, दूध की तो बात ही छोड़ दीजिए, गुराद में पैसा नहीं बढ़ता है लेकिन उतर से बढ़ जाता है। ये हालत कर दिया इन लोगों ने जी। आलोक शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि महंगाई अगर जो वैसे तो राज्य सरकार के बजट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक उम्मीद ये होती है कि पेट्रोल और डीजल अगर इस पे वैट लगाती है सरकार, अगर वैट में कमी करे तो थोड़ी बहुत महंगाई में कमी की जा सकती है, क्योंकि अगर जो डीजल पर वैट कम होगा तो जो ढुलाई है, वो भाड़ा है, वो कम हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। सवाल यह है कि इस बजट से आपको क्या लगा कि सरकार किस ओर जा रही? जी देवेंद्र जी, देखिए, महंगाई की जो समस्या है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं, आज की डेट में हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे साथ के जो पड़ोसी देश है और यूएस, और जो अभी लड़ाई चल रही है, अपना यूएस में भी इन्फ्लेशन है, अपना यूके में इन्फ्लेशन है, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है, क्रूड ऑयल के रेट्स कभी हाई हो जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी महंगाई के ऊपर है, ठीक है। उस स्थिति को देखते अगर हम पाकिस्तान की हालत देखते हैं, हम श्रीलंका की हालत देखते हैं, तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत सुखी हैं जी, ठीक। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कहा कि महंगाई एक ऐसी चीज होती है कि जो एक आम आदमी के लिए, ठीक है ना, प्रतिदिन की एक समस्या होती है, क्योंकि उसको अपना परिवार चलाना होता है। और अगर पेट्रोल का, जैसे आपने बात करी, अगर पेट्रोल आज के रेट में 90-91 रुपए लीटर चल रहा है, अगर इसमें थोड़ा सा कुछ कम पैसा हो जाए, कुछ पैसे की सेविंग्स होना चालू हो जाएगी, क्योंकि ये खर्चा वो है जो हर आदमी को करना है, इससे बच नहीं सकता है वो जी। आदमी घर से बाहर निकलता है, गाड़ी से जाएगा, ऑफिस जल्दी पहुंचना है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए कि अगर वो पेट्रोल में जो वैट वाला है उसको थोड़ा सा कम कर सके अगर, और आम जनता को उसे थोड़ी राहत दे सके, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सुधार होगा। बाकी मैं फिर एक बार कहता हूँ इस चीज को कि बजट बहुत अच्छा दिया, लेकिन बजट जब तक कि जमीनी स्तर पे नहीं आएगा तब तक इसका पूरा फायदा नहीं हो पाएगा। तो ठीक है। अगर ये बजट, मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इसमें फोकस करेगी और ये पूरा बजट इंप्लीमेंट करेगी, और इनके सहयोगी जितने लोग हैं, आपके मीडिया के माध्यम से भी ऐसी आवाजें उठेंगी कि इस पूरे बजट को समीक्षा कर दी जाए और इसको जमीनी स्तर पर लाया जाए, तो हमको लगता है कुछ ना कुछ सुधार जरूर होना चाहिए। जी, कुछ ना कुछ सुधार जरूर होना चाहिए। जी, हमारे साथ दिनेश मिश्रा जो बीजेपी नेता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थोड़ा सा देर से जुड़े हैं, नहीं तो प्रश्नों की बौछार तो बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके ऊपर, लेकिन फिर भी जो प्रश्न उठे हैं उसके जवाब तो आपको देने ही पड़ेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि रविंद्र जी ने ये कहा है, रविंद्र जी ने, कि जो भी बजट में खर्च किए जाने के दावे किए जाते हैं, जैसे पिछला बजट है उसमें जो खर्च करने के दावे किए गए थे उतने खर्च हो ही नहीं पाए। तो जो यह बजट पेश हुआ है इसमें भी अगर वही हाल रहा तो जिस गति से विकास की रफ्तार दिखाई जा रही है, क्या हो पाएगी? जो सपने दिखाए जा रहे हैं बजट प्रस्तुत करके, क्या वो पूरे हो पाएंगे? दिनेश जी। जी भाई साहब। जी, सवाल था मेरा। जी, सवाल एक बार जरा प्रस्तुत हो रहा है। जी, सवाल मेरा यही है कि पिछली बजट में जो खर्चे यानी कि व्यय करने के लिए जो प्राविधान किए गए थे कि इन क्षेत्रों में इतने इतने व्यय किए जाएंगे, वो तो पूरे व्यय हुए नहीं। अब जो बजट पेश हुआ है, अगर यही हालत उसकी रही तो जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वो कैसे पूरे होंगे? अधूरे रहे। बिल्कुल प्रश्न आपका सही है, लेकिन जो ये एक आरोप लगाया गया मनगढ़ंत कि जो हमने पिछला बजट दिया उसको हम खर्च नहीं कर पाए, इसमें या तो इनके पास कहीं न कहीं उदाहरण हो, कोई का वो हो, व्यवस्था हो। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। जो बजट दिया गया था उस बजट के सापेक्ष व्यय भी हुआ है, और हमें विकास भी पूर्व की गति से वर्तमान समय में हमें विकास भी दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है आरोप लगाने वालों को केवल आरोप ही उन लोगों को लगाना है, धरातल पर भी जाना चाहिए। जी,
जो पैसा बजट में आया। तो रविंद्र जी आप धरातल पे नहीं गए थे क्या? रविंद्र जी को धरातल पे आना चाहिए और वो ये बताएं कि किस मद में बजट हमने पास किया था, उसमें व्यय नहीं किया। एक आध बार बताएं। कल के अखबारों को पढ़ ले, कल के अखबारों में सब जगह इनको फिगर के सहित मिल जाएगा कि वर्तमान सरकार 50% भी। अरे भाई अखबार, आप मेरी बात सुने, अखबार एक अलग बात होगी। अखबार की सार्थकता क्या है? बोल रहे हैं नहीं, अखबार भी गलत छापते हैं क्या? अरे नहीं, आप ये नहीं कह रहे गलत छापते। अखबार गलत नहीं छापते। अखबार ने वो सूचनाएं कहाँ से प्राप्त की हैं? क्या वो वैधानिक सूचनाएं हैं जो उन्होंने प्राप्त की हैं? जी रविंद्र जी बताइए, आपका प्रश्न सवालों के घेरे में आ गया। भाई अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ हुआ है। देवेंद्र जी मैं कुछ बोलना चाहूँ। जी सुधा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी भारतीय जनता पार्टी बातें कर रहे हैं, हम लोग जमीन पे नहीं है जी। तो मैं इनके लिए दो लाइनें, कि जश्न है, मातम है, सब नजर का फेर है, एक मदारी है, आगे हसरतों का ढेर है। ये लोग जो बातें करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए जश्न है, बाकी सारी जनता के लिए मातम बन जाता है। तो इन लोगों के पास कहने और करने के लिए कुछ होता नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी चलती है इनकी। मेरी भी बात सुने ना जी, आप मेरी भी बात सुने। आपका ये कहना कि ये मदारी का खेल है, हमें दृष्टिदोष दिखाई पड़ रहा है, हमें वर्क नहीं दिखाई पड़ रहा, हमें काम नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमें मेरा केवल दोष है, हमें तो किसी का विरोध करना ही है। मेरी बात सुने, जनता को भविष्य काल दिखाते हैं। आप बताइए ना जनता के लिए क्या नहीं किया गया है? सपने भविष्य काल के होते हैं। अगर ये सपने नहीं है। मद में कम हुआ है, नीति आयोग की रिपोर्ट, जो पैसे कम खर्च हुए उसकी रिपोर्ट, क्या हम लोग अपने घर से लेके आते हैं क्या? ये अरे हम वही तो कह रहे हैं आपको, आप जो रिपोर्ट लाए हो, क्या उस रिपोर्ट की एक बार जांच हो जानी चाहिए? बिल्कुल, आप लोग जांच करें। अरे आप रिपोर्ट लाए हो, एक अलग बात होगी। दावे हैं, सरकार ने भी सारी योजनाएं भी दी हैं, धरातल पे योजनाएं भेजने का प्रयास किया है और प्रयास करने में कहीं न कहीं चूक भी होती है। ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई काम किया हमारा पूरा हो ही जाए। कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, आंतरिक व्यवस्थाएं, हमने कोई स्कीम दी, हमने कोई योजना दी, तमाम बीच में कारण भी बनते हैं। लेकिन उन कारणों का मतलब ये नहीं है कि हम बजट को पेश नहीं कर पाए, या हमारा बजट जनता के हित का नहीं है, या हमारा बजट व्यापारियों के हित का नहीं है। हमने माने सरकार ने सभी बिंदुओं पर सोचने की एक मनसा जाहिर की है कि हम हर ठीक है। जी भविष्य काल में जनता को जीने के लिए विवश कर रहे हैं, वर्तमान में कुछ नहीं करना इनको। अरे भाई आप भी तो कई बार सत्ता और सरकारों में रही हैं, उस समय भी बजट आपके पेश हुए होंगे। देश का विकास आपको दिख रहा है, बिल्कुल। देश अगर यहाँ तक अगर आप लोग होते, बहुत अच्छा हुआ कि आपकी सरकार अभी है। विकास नहीं दिख रहा। आज राष्ट्र में हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा देश, जाने कितने भगोड़े इस देश से भाग गए होते और पैसा दे सकते, कहीं लगता ही नहीं। बहुत अच्छा है। ये भाव आपका लग रहा है कहीं। जब देश को विश्व गुरु हम बनाए लायक बना चुके, तब आप लोग आके देश को बेच रहे हैं। आपने तो कुछ किया ही नहीं। विश्व गुरु किया तो अब हमने किया है, वर्तमान सरकारों ने किया है। ठीक है सर, विश्व गुरु अब कब होगा भारत, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारा बजट नहीं है, समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बजट पेश हो चुका है। हालांकि आर्थिक सलाहकारों का मानना है, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट बहुत अच्छा है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि जो बजट में खर्च करने की राशि है उतनी खर्च हो तो बात बने। अब देखना यह होगा कि यह खर्च हो पाता भी है या नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।